बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका बायोलॉजी इंस्ट्रक्टर उबैदुर रहमान बेग। लास्ट लेक्चर में हमने माइटोकॉन्ड्रिया के स्ट्रक्चर को स्टार्ट किया था और जो इसकी इनर मेम्ब्रेन है, इसमें जो कर्व्स हैं क्रिस्टी, वहां हमने देखा था कि एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर एटीपी सिंथेज मौजूद है, जिसमें दो कंपोनेंट्स हैं, F0 एंड F1। F0 से रिलेटेड दो इंपॉर्टेंट बातें, एक तो ये कि माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन में एटीपी सिंथेज का जो कंपोनेंट है वो F0 है। दूसरा कंपोनेंट F1, ये अंदर की तरफ होता है, माइटोकॉन्ड्रिया का इनर पोर्शन। अभी हम पढ़ते हैं, इसे माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स का नाम देते हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, एटीपी सिंथेज जो है ये हाइड्रोजन आयंस को रास्ता देता है। रास्ता कहां से मिल रहा है? माइटोकॉन्ड्रिया की दो मेम्ब्रेन्स में जो स्पेस है ना, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस, हाइड्रोजन आयंस यहां से मूव करके माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में आ रहे हैं। यह रास्ता दिया जा रहा है एटीपी सिंथेज की तरफ से और हाइड्रोजन आयंस गुजरेंगे F0 में से। जब ये हाइड्रोजन आयन गुजरेंगे तो F0 इनसे बदले में एनर्जी लेगा। रास्ता दे रहे हैं तो टैक्स लगा रहे हैं, किस शक्ल में? एनर्जी दे। वो एनर्जी जो है वो जाएगी F1 के पास और ये वहां पे क्या करेगा? एडीपी में एक इनऑर्गेनिक फॉस्फेट ऐड करवा के एटीपी बना देगा। देखा जाए तो इसने यहां जो एनर्जी ली हाइड्रोजन आयन से वो वेस्ट नहीं हुई, इसने अपनी जात तक महदूद नहीं की, इसने बल्कि उससे एक एनर्जी रिच कंपाउंड बना दिया। ऐसा एनर्जी रिच कंपाउंड जो सेल के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, सेल को एनर्जी इसी से मिलती है। तो ये प्रोसेस जो हुआ, इसमें सेल्स, उसकी जरूरियात का ख्याल रखा गया, किस शक्ल में? एनर्जी की शक्ल में। आगे अगर हम देखें तो जो दो मेम्ब्रेन्स हैं, इनके दरमियान स्पेस है और इनर मेम्ब्रेन से जब आप अंदर की तरफ आते हो तो यहां पे आपको वो फ्लूइड फिल्ड लिक्विड पोर्शन मिलता है माइटोकॉन्ड्रिया का, जहां पे बहुत सारे रिएक्शंस होंगे। इस पोर्शन को हम कहते हैं माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स। जब आपके पास स्ट्रक्चर चल रहा है, जो मैट्रिक्स है ना, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट एंजाइम्स हैं जो आगे से सेल के बड़े इंपॉर्टेंट केमिकल रिएक्शंस करते हैं, जिनमें से एक बहुत इंपॉर्टेंट केमिकल रिएक्शन है क्रेब्स साइकिल या फिर सिट्रिक एसिड साइकिल। क्रेब्स साइकिल और सिट्रिक एसिड साइकिल आपने याद रखना है, ये रेस्पायरेशन का हिस्सा है और रेस्पायरेशन में एनर्जी प्रोड्यूस होती है। यानी क्रेब्स साइकिल, सिट्रिक एसिड साइकिल सेल के लिए एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं। ठीक हो गया। इसी के साथ और बहुत सारे मेटाबॉलिक रिएक्शन जो हैं, उनके एंजाइम भी मैट्रिक्स में होते हैं। बड़ी इंपॉर्टेंट बात जो हमने क्लोरोप्लास्ट में भी देखी, वो ये क्लोरोप्लास्ट में देखनी है, और वो ये है कि इसके पास इसका अपना डीएनए है। ये बात हम पीछे पढ़ चुके हैं। और साथ ही साथ वो मशीनरी भी है जो प्रोटीन बनाती है। डीएनए भी है, राइबोसोम भी है, मतलब ये अपनी बहुत सारी प्रोटीन्स खुद बना लेगा, सेल के न्यूक्लियस पे डिपेंडेंट नहीं रहेगा। इसलिए आप देखते हो कि माइटोकॉन्ड्रिया में सेल्फ रेप्लिकेशन की सलाहियत होती है। सेल्फ रेप्लिकेशन का मतलब है ओल्ड माइटोकॉन्ड्रिया डिवाइड करके दो नए माइटोकॉन्ड्रिया बना देते हैं, जबकि बाकी ऑर्गेनल्स जिनके पास डीएनए नहीं है अपना, वो न्यूक्लियस के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं। जब पूरा सेल डिवाइड कर रहा होता है, उनमें तभी रेप्लिकेशन हो रही होती है, और वो भी न्यूक्लियस कंट्रोल कर रहा होता है। अंडरस्टैंड? अगर हम फंक्शन की बात करें तो एटीपी तो हमने अभी देख लिया कि ये एटीपी बना रहा है, सेल की एनर्जी डिमांड पूरी कर रहा है। लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया इतना सिंपल स्ट्रक्चर नहीं है कि आप सिर्फ कहो कि ये एटीपी ही बना रहे हैं। हमने देखा मैट्रिक्स में बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस थे जिनके एंजाइम्स थे। तो इसका मतलब है कि वो केमिकल रिएक्शन जो है वो भी माइटोकॉन्ड्रिया का फंक्शन है, जिनमें आप देखते हो कि आपकी बॉडी के जो मेन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, इन्हें पाथवे दे रहा है माइटोकॉन्ड्रिया। कैसे? यानी इन कंपाउंड्स को वो यूज करके एनर्जी प्रोड्यूस करता है सेल के लिए। सिर्फ कार्बोहाइड्रेट्स नहीं, बल्कि साथ जो फैट्स और प्रोटीन्स हैं, वो भी हम देखते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया के थ्रू
क्रेब्स साइकिल का कहीं ना कहीं हिस्सा बन रही होती हैं। तो क्रेब्स साइकिल में कार्बोहाइड्रेट्स भी एंटर हो रहे हैं, लिपिड्स और प्रोटीन्स भी, और क्रेब्स साइकिल सेल को एनर्जी प्रोड्यूस करके दे रही है। वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन, अंडरलाइन कर लो, एक नया फंक्शन, और वो ये कि सेल को डिफरेंट आयंस की जरूरत होती है, और इनमें से एक आयन बड़ा इंपॉर्टेंट है, वो है कैल्शियम। कैल्शियम लिख लो, मसल्स कंट्रैक्शन के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। और दूसरा बड़ा इंपॉर्टेंट फंक्शन आप देखोगे कि आपके पास नर्व इंपल्स, एक न्यूरॉन से जब दूसरे न्यूरॉन में नर्व इंपल्स, वो मैसेज ट्रांसफर होता है, वहां भी कैल्शियम की जरूरत पड़ती है। और बोन्स में भी कैल्शियम का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। तो कहते हैं ये जो कैल्शियम है ना, सेल में इसको माइटोकॉन्ड्रिया रेगुलेट करता है। एक्स्ट्रा कैल्शियम स्टोर कर लिया जाता है, जब जरूरत पड़ती है सेल को कैल्शियम प्रोवाइड कर दिया जाता है। तो ये आपके पास इसकी सिग्निफिकेंस है। अब यहां पे उसने एक स्पेशल वर्ड यूज किया है, ब्राउन फैट सेल्स। ये कुछ ऐसे सेल्स होते हैं बॉडी में जहां पे स्पेशल फैट होती है, जिसे हम कहते हैं ब्राउन फैट। इसके अलावा जो हम कॉमन वर्ड यूज कर रहे होते हैं फैट के लिए, उसे आप व्हाइट फैट कह रहे होते हो। ये जो ब्राउन फैट होती है ना, इसका मकसद ही एनर्जी स्टोरेज होता है, ताकि जब सेल को या बॉडी को एनर्जी की जरूरत हो तो फौरन से इस ब्राउन फैट से एनर्जी बना के दी जाए। तो हम कहते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया जो है, ये जो ब्राउन फैट सेल्स हैं, जहां पे ब्राउन फैट स्टोर है, वहां हम देखते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया इस फैट से सेल को हीट जनरेट करके देते हैं, ताकि सेल अपनी एनर्जी जरूरत को पूरा कर सके। जब माइटोकॉन्ड्रिया सेल में ब्राउन फैट से हीट जनरेट करते हैं ना, तो इस प्रोसेस को हम स्पेसिफिक नाम देते हैं नॉन शिवरिंग थर्मोजेनेसिस। अब नॉन शिवरिंग थर्मोजेनेसिस टर्मिनोलॉजी को अंडरस्टैंड करने के लिए हमें शिवरिंग थर्मोजेनेसिस को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। आइमा को आइडिया है शिवरिंग थर्मोजेनेसिस क्या होती है? फोकस करना है थर्मोजेनेसिस पे, विच इज हीट प्रोडक्शन। थर्मोजेनेसिस की समझ आ गई तो इसका मतलब है शिवरिंग थर्मोजेनेसिस में बॉडी जब शिवर करेगी, और बॉडी कब शिवर करेगी? जब आपके मसल्स, वेरी गुड, शाबाश। सर्दियों में हम देखते हैं हमें ठंड लगती है तो हम कपकपाते हैं, शिवर करते हैं। पीछे आपके पास मैकेनिज्म ये हो रहा होता है कि मसल जब कंट्रैक्ट करते हैं तो उस दौरान बॉडी में हीट प्रोड्यूस होती है। अब ये ऐसा मेथड है जहां पे मसल शिवर नहीं करेंगे, इसलिए हम इसे कह रहे हैं नॉन शिवरिंग, और इस दौरान भी एनर्जी प्रोड्यूस होगी। और सोर्स क्या होगा? सेल्स में ब्राउन फैट। ठीक हो गया। कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया की इसी डायनामिक नेचर की वजह से कि ये बॉडी को हीट जनरेट करके देते हैं, वर्सटाइल फंक्शंस परफॉर्म करते हैं, हम देखते हैं कि जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो डिफरेंट एनवायरनमेंट में अडॉप्ट कर जाते हैं। क्यों? क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया जो है उन्हें एनर्जी डिमांड फुलफिल करके दे रहा होता है। तब जब आपके पास स्ट्रेस होती है, स्ट्रेस से मुराद ये है कि वो कंडीशन जहां पे सेल और बॉडी को एनर्जी ज्यादा चाहिए, और उस स्ट्रेस को कूप करता है हीट प्रोडक्शन के थ्रू माइटोकॉन्ड्रिया। नेक्स्ट हमारा लास्ट ऑर्गेनल है इस नॉलेज का। काफी आपने देखा लेंथी क्या है ये नॉलेज, क्योंकि आपके पास हर एक ऑर्गेनल की हमने डिटेल पढ़नी थी। ये जो लास्ट ऑर्गेनल है, ये भी आप देखो माइटोकॉन्ड्रिया की तरह डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनल है। तो आपके पास तीन ऑर्गेनल हो गए, न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड, जिनके अराउंड दो मेम्ब्रेन है। फंक्शन अगर हम देखें तो आपके पास इनमें एक फंक्शन है कि प्लास्टिड जो है ना, ये फूड बनाते भी हैं और उन्हें स्टोर भी करते हैं। पहले तो हमें यह क्लियर होना चाहिए कि प्लास्टिड किन ऑर्गेनिजम्स में होते हैं। बेसिक चीज है, प्लास्टिड जो है ये आपके पास प्लांट्स में होते हैं, एनिमल्स में नहीं होते। और अगर हम थोड़ा डिटेल में देखें तो हमें ये प्लांट्स के साथ एल्गी में भी मिलते हैं। बेसिकली जहां फोटोसिंथेसिस हो रही है वहां आपको प्लास्टिड्स मिलेंगे। इनकी भी डिफरेंट टाइप्स हैं। फूड स्टोरेज होगी। बड़ा कॉमन काम इनका क्या है कि इन्होंने
फोटोसिंथेसिस करनी है। और फोटोसिंथेसिस क्या प्रोसेस है? जिस दौरान फूड की सिंथेसिस होती है। इसलिए ऊपर लिखा था कि ये फूड बना भी रहे होते हैं और हम देखेंगे स्टोर भी कर रहे होते हैं, प्लांट्स के साथ एल्गल सेल में भी होते हैं। नाम है साइंटिस्ट के, बस पढ़ लो, याद होने चाहिए कि कौन से साइंटिस्ट हैं जी जिन्होंने इसको डिस्कवर किया था। और ये आपके पास शेमर साइंटिस्ट है जिसने इसकी डिटेल या क्लियर डेफिनेशन दी थी, यानी कि इसने ज्यादा बेहतर बताया था कि प्लास्टिड्स क्या चीजें। इंपॉर्टेंट है एमसीक्यूज के लिए। वो जो प्रीकर्सर स्ट्रक्चर है ना, जो प्लास्टिड बनाता है, इसे हम कहते हैं प्रोप्लास्टिड। प्रीकर्सर समझते हो? प्रीकर्सर हम कहते हैं वो रॉ मटेरियल जिससे हम फाइनल प्रोडक्ट बनाते हैं। रॉ मटेरियल आपके पास फाइनल प्रोडक्ट नहीं होता, उससे फाइनल प्रोडक्ट बनता है, तो आप रॉ मटेरियल को प्रीकर्सर भी कहते हो। तो जो प्लास्टिड का प्रीकर्सर है वो प्रोप्लास्टिड है। ठीक, प्रोप्लास्टिड आपको कहां मिलते हैं? ये आपको उन प्लांट सेल्स में मिलते हैं जो अभी ठीक से ग्रो नहीं किए होते, अभी वो लेस स्पेशलाइज्ड होते हैं, इसलिए आपको उनमें प्रोप्लास्टिड मिलते हैं। और जैसे जैसे प्लांट ग्रो करता है, उसके सेल्स और टिश्यू ग्रो करते हैं, आप देखते हो कि ये प्रोप्लास्टिड प्लास्टिड में ग्रो कर जाते हैं। ठीक है, ये चीज कि फाइनली मेच्योर प्लास्टिड बनाते हैं। यहां पे देखो जरा स्ट्रक्चर, फिर मैं आपको एनिमेशन की तरफ लेकर जाऊंगा। क्लोरोप्लास्ट का अगर आप ध्यान से स्ट्रक्चर देखो तो सबसे बाहर देखो आपको दो मेम्ब्रेन नजर आ रही हैं, एक एक्सटर्नल है और उसके अंदर की तरफ इंटरनल, और दोनों में हल्की सी बारीक सी स्पेस दिखाई हुई है कि इंटर मेम्ब्रेन स्पेस है। अंदर की तरफ हम आते हैं तो हम देखेंगे कि हमें यहां पे एक लिक्विड पोर्शन मिलेगा। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे सेल में साइटोप्लाज्म होता है, अंडरस्टैंड? इसी तरह प्लास्टिड में जो इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है क्लोरोप्लास्ट, ये हम उसको पढ़ रहे हैं, इसमें भी एक लिक्विड पोर्शन है स्ट्रोमा। ठीक, वहां पे आप देख रहे हो आपको राइबोसोम्स वगैरह डिफरेंट स्ट्रक्चर मिल रहे हैं। ये छोटे छोटे आप स्ट्रक्चर देखो, इन्हें हम थैलाकॉइड कहते हैं। ये भी एक मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर्स होते हैं, और जब ये थैलाकॉइड अरेंज होते हैं तो आप इसे ग्रैनम बोलते हो। ठीक हो गया, ये आपके पास बेसिक स्ट्रक्चर है। और किसका स्ट्रक्चर है? क्लोरोप्लास्ट की पहली टाइप, प्लास्टिड की पहली टाइप क्लोरोप्लास्ट का। तीन तरह के होते हैं जी प्लास्टिड। पहले नंबर पे आपके पास क्लोरोप्लास्ट है, अभी जिसकी हमने डायग्राम देखी है। क्लोरोप्लास्ट ग्रीन कलर का होता है और उसकी वजह यह है कि इसमें ग्रीन पिगमेंट होता है क्लोरोफिल, और ये वो पिगमेंट है जो असल में फोटोसिंथेसिस करवा रहा है, जिस वजह से हम कहते हैं क्लोरोप्लास्ट फोटोसिंथेसिस करवाता है। मैं रिपीट करता हूं कि असल में क्लोरोफिल है जो फोटोसिंथेसिस में इन्वॉल्व है, जिस वजह से हम कहते हैं कि क्लोरोप्लास्ट जो है वो फोटोसिंथेसिस करता है। और इसमें होता क्या है, जो सनलाइट से एनर्जी आ रही होती है इसको कन्वर्ट किया जाता है केमिकल एनर्जी के अंदर। किस शक्ल में? वहां पे आप देखते हो आपके पास कार्बोहाइड्रेट्स बना रहे होते हैं प्लांट्स, और उन कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर सनलाइट से एनर्जी स्टोर की जाती है केमिकल एनर्जी की फॉर्म में। और ये कार्बोहाइड्रेट्स हम सबको पता है कि ये पानी और कार्बन डाइऑक्साइड के रिएक्शन से बनते हैं। दूसरे नंबर पे हमारे पास है क्रोमोप्लास्ट, ये प्लास्टिड की सेकंड टाइप है। क्रोमोप्लास्ट जो है ये आपके पास क्लोरोफिल के अलावा जो आपके पास पिगमेंट्स हैं उनकी सिंथेसिस करवा रहे होते हैं। ठीक है, क्लोरोफिल जो था वो ग्रीन पिगमेंट था। ग्रीन पिगमेंट के अलावा जितने भी पिगमेंट्स हैं वो असल में क्रोमोप्लास्ट में बन रहे होते हैं और वहीं पे स्टोर किए जाते हैं। तो मैं ये कह सकता हूं कि ग्रीन कलर के अलावा जो कलर है वो असल में प्लांट को क्लोरोप्लास्ट दे रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप फ्लावर का कलर देखते हो, ग्रीन नहीं है, रेड मिल जाएगा, पिंक मिल जाएगा, पर्पल होगा, व्हाइट होगा, तो वो कलर कौन दे रहा है? क्लोरोप्लास्ट। क्यों? कि ग्रीन कलर के अलावा जितने भी कलरफुल पिगमेंट्स हैं वो इसके पास हैं। ठीक हो गया, जैसे फ्रूट्स में देखते हो, फ्लावर में देखते हो, वहां आपको कलर नजर आते हैं। रूट्स में कह रहा है, एजिंग लीव्स में कह रहा है,
एंड पे आपके पास ल्यूकोप्लास्ट है। ल्यूकोप्लास्ट जो है ये आपको यहां से रूट कट कर दो, क्योंकि रूट्स हम देखते हैं उनमें इस तरह एसच कलर नहीं होता, रूट यहां आना है, वहां मिस टाइप हुआ है। ल्यूकोप्लास्ट जो है ये थर्ड टाइप है प्लास्टिड की, और बड़ी इंपॉर्टेंट बात जो इन्हें बाकी दो टाइप से डिफरेंट करती है वो ये कि ये कलरलेस है, इसलिए आप देखते हो ये आपको रूट्स और सीड में मिल रहे होते हैं। और काम क्या कर रहे हैं जी, फूड स्टोर करते हैं। जरा याद करो, पेरोक्सिसोम पढ़ते हुए हमने ग्लाइऑक्सिसोम पढ़े थे, और ग्लाइऑक्सिसोम्स का काम क्या था, सीड्स में जो फैट्स थे, ऑयल थे, उन्हें कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्ट करना। ठीक है, अब वो सीड में जो आपके पास फूड स्टोर हुआ था वो इसलिए स्टोर था कि सीड में एक स्पेशल तरह का प्लास्टिड है विच इज ल्यूकोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट वो स्ट्रक्चर है जहां पे फूड स्टोर होता है, तो हम कहते हैं सीड में या रूट में फूड स्टोर हो रहा है। ये आपके पास एक हमने स्केच लिया हुआ है। प्रोप्लास्टिड से बात शुरू हुई और आपके पास तीन तरह के प्लास्टिड बने। डिटेल इंफॉर्मेशन है, बस पढ़ लो आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए, अदरवाइज जितना कंटेंट में बताया गया है हमारे एसएलओ की डिमांड इतनी ही है। अब इनमें जो ल्यूकोप्लास्ट है जो भी हमने एंड पे पढ़े हैं, जहां फूड स्टोरेज हो रही है, जरा गौर से देखो, ये तीन तरह के हैं, और तीन तरह के इसलिए हैं क्योंकि ये तीनों डिफरेंट फूड स्टोर करते हैं। अगर तो कार्बोहाइड्रेट स्टोर हो रहा है, आयमा ये लिख लेना साथ, एमडी गैट में काम आएगा, एफएससी में इतनी जरूरत नहीं। अमाइलोप्लास्ट फैट कार्बोहाइड्रेट्स की, स्टार्च की स्टोरेज कर रहे हैं। एटियोप्लास्ट जो है, एलियोप्लास्ट, ये फैट की स्टोरेज करते हैं। और प्रोटीनोप्लास्ट, नाम से आइडिया हो रहा है प्रोटीन की। और साथ हमारे पास जो क्लोरोप्लास्ट मेन स्ट्रक्चर है इसको दिखाया गया है। एनिमेशन पे आते हैं। डिटेल पढ़ने से पहले जरा प्लांट सेल्स, एनिमल सेल्स और ये जो हमारे आज के दो स्ट्रक्चर्स हैं इन्हें ऑब्जर्व करते हैं। ये आपके पास प्लांट सेल को दिखाया जा रहा है। ये देखो, लीफ को कट किया और कैसे उसमें आपको ये सेल नजर आ रहे हैं। ठीक है, जिसमें प्रोमिनेंट स्ट्रक्चर क्लोरोप्लास्ट है। सबसे ऊपर देखो जहां मैं एरो लाया हूं, जो हमें सिर्फ यही मिलेगा। और दूसरा स्ट्रक्चर अगर आप देखो, आपके पास वैक्यूल है जो एनिमल सेल में नहीं मिलते। ठीक है, एनिमल सेल को अगर हम ऑब्जर्व करें, ये हॉर्स से लिया जा रहा है जी। ये टिश्यूज ऐसे नजर आते हैं और ये रहा अंदर एनिमल सेल। यहां क्या चीज है जो हमें नजर नहीं आई प्लांट सेल में, साइटोस्केलेटन नजर नहीं आया। ठीक है, लाइसोसोम्स भी इस तरह होते हैं। अब जरा हम हाईलाइट करते हैं, ये देखो कॉमनैलिटीज कि किस तरह प्लांट और एनिमल सेल्स आपको नजर आ रहे हैं, क्या चीजें इनमें कॉमन हैं और कहां पे डिफरेंस आ रहा है। हम आते हैं माइटोकॉन्ड्रिया पे। ये ले जी, ये आपके पास माइटोकॉन्ड्रिया है जहां पे आउटर और इनर मेम्ब्रेन और अंदर जो पर्पल पोर्शन है ये असल में उसका मैट्रिक्स है। देख रहे हो, लास्ट पे प्लास्टिड। ये देखो, इसको यहां से अंडरस्टैंड करो। ये दो लेयर्स हाईलाइट की हुई हैं, बाहर वाली और अंदर वाली, इन दोनों के दरमियान में स्पेस होगी। अब ये अंदर वाली साइड पे जो खाली जगह है ना, असल में यहां पे लिक्विड होता है जिसने इसे फिल किया होता है, जिसे हम स्ट्रोमा कहते हैं। और साथ ही साथ आप देखते हो आपको यहां छोटी छोटी आपके पास ये वेसिकल्स हैं। ठीक है, ये जो छोटे छोटे वेसिकल स्ट्रक्चर्स है ना, इन्हें हम क्या कह रहे हैं, थैलाकोइड। जूम करें इसको, ये जो थैलाकोइड्स हैं, अभी हमने जिक्र किया क्लोरोफिल का, जो कि फोटोसिंथेसिस करवा रहा है, जो इस क्लोरोप्लास्ट में है। असल में वो जो क्लोरोफिल है ना, वो इस थैलाकोइड के पास पड़ा हुआ है, यहां पे वो फोटोसिंथेसिस करवा रहा है। ठीक हो गया। और ये जो थैलाकोइड्स है, जरा गौर से देखो कैसे ऊपर नीचे एक दूसरे के साथ अरेंज है। जब ये अरेंज होते हैं, पाइल अप करते हैं, ये जो स्ट्रक्चर बनता है ना, इसे हम ग्रैनम कहते हैं और प्लूरली ग्रैना कहते हैं। जरा गौर से देखो, ये जो ग्रैनम है या ग्रैना है, ये कैसे आपस में एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्टेड है।
नजर आ रहे? ये जो स्ट्रक्चर है जो इन ग्रेनम को या ग्रेना को आपस में अटैच किए हुए है, इसे हम इंटरग्रेनम या लैमेला बोलते हैं। ठीक है, इंटरग्रेनम या लैमेला। और जरा यहां पे उसने जो डायसेक्ट करके हमें दिखाया है कि किस तरह थैलाकोइड में ये आपके पास पर्पल डॉट्स हैं, जो कि असल में क्या है, क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स, जिन्होंने फोटोसिंथेसिस करवानी है। ठीक है, स्ट्रक्चर विजुलाइज हो गया, याद करने में आसानी रहेगी। वापस आते हैं स्लाइड की तरफ। हमने प्लास्टिड की 3 टाइप्स पढ़ ली हैं। इंपॉर्टेंट टाइप जो हमारे लिए है वो क्लोरोप्लास्ट है। अब क्लोरोप्लास्ट जो है आज अभी सारा कवर नहीं हो पाएगा, अनफॉर्चुनेटली। मेरी नियत थी कि हम इसे कवर करते, कोशिश करते हैं, सर से टाइम थोड़ा एक्स्ट्रा ले लेंगे। हमारा ये एसएलओ बड़ा लेंथी गया है, इसको आज वाइंड अप करें। बेसिक चीजें हैं जी, कहां पड़ा हुआ है क्लोरोप्लास्ट? आपके पास प्लांट्स के मीजोफिल सेल्स में होते हैं, या आप 9th में पढ़ के आए हुए मीजोफिल सेल, लीफ में होते हैं, जहां आप देखते हो एक मीजोफिल सेल में इतने क्लोरोप्लास्ट हो सकते हैं। अपना डीएनए है, अपना राइबोसोम्स, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया में, मतलब सेल्फ रेप्लिकेटिंग है, अपनी प्रोटीन्स खुद बना रहे हैं। ठीक है, आपके पास 2 मेम्ब्रेन्स हैं जिन्हें आप कलेक्टिवली कह रहे हो क्लोरोप्लास्ट एनवेलप, और इनके दरमियान इंटरमेम्ब्रेन स्पेस है। सारी वही चीजें। अंदर की तरफ हम आते हैं तो वहां पे एक लिक्विड पोर्शन मिलता है जिसे हम स्टोमा कहते हैं। फ्लूइड फिल्ड रीजन है जहां पे बहुत सारे ऐसे एंजाइम्स हैं, ये अंडरलाइन करना है, जो कि कार्बोहाइड्रेट्स की सिंथेसिस करवाते हैं। तो आपको आइडिया हुआ कि क्लोरोप्लास्ट में जो कार्बोहाइड्रेट सिंथेसिस है ये असल में उसके स्टोमा में हो रही है। लेकिन क्लोरोफिल कहां पड़े हुए थे? अभी मैं आपको एनिमेशन में समझा के आया हूं कि क्लोरोफिल पड़े हैं थैलाकोइड में। इसका मतलब है कि थैलाकोइड में जो क्लोरोफिल है वो लाइट तो एब्जॉर्ब कर रहे हैं, लेकिन वो डायरेक्ट कार्बोहाइड्रेट नहीं बना रहे। कार्बोहाइड्रेट आपके पास एक अलग स्ट्रक्चर स्ट्रोमा के अंदर बन रहे हैं। ठीक है, हमने पढ़ना है फोटोसिंथेसिस वाला चैप्टर, वहां डिटेल देखेंगे। थैलाकोइड क्या है? जब आप बाहर 2 मेम्ब्रेन्स देखते हो, आउटर और इनर, तो आपको अंदर एक थर्ड मेम्ब्रेन नेटवर्क मिलता है। ये जो थर्ड मेम्ब्रेन नेटवर्क है ना, इसको अगर आप डिटेल से देखो तो आपको इसमें छोटे छोटे सैक मिलते हैं, डिस्क लाइक शेप के होते हैं। ये जो एक डिस्क लाइक शेप का सैक है, इसे आप थैलाकोइड कहते हो। और ये थैलाकोइड एक दूसरे के साथ अरेंज होके ऊपर नीचे ग्रैनम बना रहे होते हैं। ये जो थैलाकोइड सैक है ना, इसके राउंड भी मेम्ब्रेन है, इसलिए मैंने वर्ड यूज किया कि ये एक थर्ड मेम्ब्रेन सिस्टम बना रहे हैं। इसकी थैलाकोइड की जो मेम्ब्रेन है ना, ये वो जगह है जहां पे आपके पास क्लोरोफिल होता है। और थैलाकोइड के अंदर आप देखोगे तो इसमें एक अलग स्पेस है, कैविटी है, जिसे आप थैलाकोइड ल्यूमेन का नाम देते हो। ठीक है, ये सारी बातें हम पढ़ चुके हैं। अरेंज होके ग्रैनम बना रहे हैं, 2 ग्रैना एक दूसरे के साथ लैमेला या इंटर ग्रैनम की मदद से मिल रहे हैं। थैलाकोइड मेम्ब्रेन जो है ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट काम करती है, और वो ये कि ये एटीपी की सिंथेसिस में इन्वॉल्व है। इसका मतलब प्लांट के पास 2 स्ट्रक्चर आ रहे हैं, एक क्लोरोप्लास्ट है जो एटीपी की सिंथेसिस में इन्वॉल्व है, और दूसरा माइटोकॉन्ड्रिया है। क्लोरोफिल जो है वो इनमें सबसे इंपॉर्टेंट फोटोसिंथेटिक पिगमेंट है जो थैलाकोइड मेम्ब्रेन पे पड़ा है। क्या काम कर रहा है? लाइट एब्जॉर्ब कर रहा है। वेरी इंपॉर्टेंट। कौन सी 2 लाइट्स ज्यादा एब्जॉर्ब करते हैं? ब्लू एंड रेड लाइट। यह आपने अंडरलाइन करना है, एमसीक्यूज है। ब्लू और रेड लाइन रीजन में आप देखते हो क्लोरोफिल बाकी लाइट्स की निस्बत ज्यादा लाइट एब्जॉर्ब करता है। अब यहां पे जो फोटोसिंथेसिस हो रही होती है वो 2 स्टेप में होती है। पहले स्टेप में हम देखते हैं कि क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स सनलाइट एब्जॉर्ब करते हैं, जिससे इनके इलेक्ट्रॉन्स एक्साइट होते हैं। यह फिनोमिना आपने केमिस्ट्री में पढ़ा हुआ है। ये जो इलेक्ट्रॉन एक्साइट कर रहे होते हैं ये असल में लाइट डिपेंडेंट रिएक्शंस आगे करवाते हैं। इन रिएक्शंस में क्या होता है कि एटीपी और NADPH बनते हैं। अगेन सनलाइट आती है, क्लोरोफिल के इलेक्ट्रॉन्स को एक्साइट करती है, उन इलेक्ट्रॉन से फिर एनर्जी यूज करके
एटीपी और NADPH बनाए जाते हैं। इसे हम कहते हैं कि ये लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन है। ये देखो, अगला स्टेप आता है लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन का, जिसे हम कैल्विन साइकिल कहते हैं। और ये कहां हो रही है? स्ट्रोमा के अंदर। ये वो रिएक्शन है जहां पे एटीपी और NADPH को यूज करके हम शुगर बनाते हैं। वो जो फोटोसिंथेसिस के दौरान शुगर बन रही है, वो किस रिएक्शन में बन रही है? कैल्विन साइकिल में। किस जगह बन रही है? स्ट्रोमा के अंदर। और इसको बनाने के लिए पिछले रिएक्शन में जो एटीपी और NADPH बने थे ना, इसकी जरूरत है। ये अब आते हैं और कैल्विन साइकिल से हमें शुगर बना के देते हैं, ग्लूकोज। ठीक हो गया। एंड पे आपके पास कुछ एनिमेशन लिंक्स हैं। यहां पे हमारा नॉलेज 1.4 बड़ा लेंथी नॉलेज था, ये कंप्लीट हुआ। आगे हमारा चैप्टर बहुत थोड़ा सा रह गया। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए बच्चों, अल्लाह हाफिज।